रिवीजन करो दुर्गा बनो श्री 6 आज हम लोग देखने वाले हैं यहाँ से तो आइए यहाँ से शुरू कर लेते हैं। दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और यह न्यू चैनल है तो इसे सपोर्ट कीजिए। और इसके पहले जो भी 1 से 5 सीरीज किया जा चुका है वो प्लेलिस्ट बना है तो वहाँ से आप सभी जा करके देख सकते हैं। आइए यहाँ से हम लोग शुरू कर लेते हैं। द स्पिरिट ऑफ लॉज नामक रचना के लेखक कौन था? तो आंसर हो जाएगा मॉन्टेस्क्यू ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। द स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक रचना के लेखक मॉन्टेस्क्यू था। इस पुस्तक में सरकार के भीतर विधायी कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का विभाजन प्रस्तावित है। ऐसे हम लोग सारे क्वेश्चन देख रहे हैं फुल एक्सप्लेनेशन के साथ, एक एक चीज सब कुछ आपका रिवीजन हो जा रहा है जो है इस जो दुर्गा बनो सीरीज की वजह से। तो इसे जरूर आप लोग शेयर कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कमेंट कीजिए ताकि इसे यूट्यूब प्रमोट करे। तो नया चैनल है इसलिए आपको ऐसा कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट हो। इसके अलावा हम लोग बहुत सारे प्रैक्टिस सेट भी लेकर आएंगे, एग्जाम से पहले कंप्लीट करेंगे तो उसे सब कुछ देखिए और कोई भी प्रतिक्रिया अपना कमेंट्स बॉक्स में जरूर दिया कीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट है यह बिहार दुर्गा के लिए। इस पुस्तक में सरकार के भीतर विधायी कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का विभाजन प्रस्तावित है। मॉन्टेस्क्यू ने किताब प्रकाशित करने से पहले 21 वर्ष शोध में बिताए। इस पुस्तक का फ्रांसीसी क्रांति पर प्रभाव पड़ा जिससे लोग स्वतंत्रता और समानता और राजा के दुर्व्यवहार को समाप्त करने के लिए इच्छित हुए। फ्रांसीसी क्रांति संबंधित महत्वपूर्ण रचनाएं। सोशल कॉन्ट्रैक्ट की रचना रूसो ने की थी। लेटर्स ऑन इंग्लिश वॉल्टेयर की रचना है। टू टाइजेस ऑफ गवर्नमेंट जॉन लॉक की रचना है। लॉमी द पल्प अखबार का संपादक जॉय पॉल था। मर्सिले गीत की रचना कवि रॉजेट दी लाइल द्वारा किया गया था। 20 नंबर आइए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। भारत सरकार द्वारा जनजातियों के स्वशासन के विभिन्न अवामे का परीक्षण करने के लिए गठित समिति का नाम बताइए। भूरिया समिति ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। देखिए यहाँ पे भारत सरकार द्वारा जनजातियों के स्वशासन के विभिन्न आयामों का परीक्षण करने के लिए भूरिया समिति का गठन किया गया था। जून 1994 में अनुसूचित क्षेत्रों की स्थिति का अध्ययन करने हेतु भूरिया समिति का गठन किया गया। भूरिया समिति ने 1995 में केंद्र सरकार के समक्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। भूरिया समिति की सिफारिश को मानते हुए अनुसूचित क्षेत्रों के लिए केंद्रीय कानून को ठीक माना गया। इसका मुख्य उद्देश्य केंद्रीय कानूनों के माध्यम से जनजातीय स्वायत्त क्षेत्र को विनिर्दिष्ट करना था जिसका उल्लंघन राज्य न कर पाए। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा है, इस पेज में थोड़ा सा दिक्कत है। सरकारी आयोग इस समिति का गठन इस समिति का गठन जून 1983 में केंद्र राज्य संबंधों को सुधारने तथा राज्यों के आपका स्वायत्त संबंधित मांगों पर सिफारिश देने के लिए किया गया था। इसके अन्य 2 सदस्य थे श्री बी शिवरामन और SR सेन। ठीक है, तो एक बार और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को जो लोग नए आ रहे हैं प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों को और PDF के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है। मैं एक व्हाट्सअप नंबर आपको बताया, एक व्हाट्सअप नंबर मैं बता दे रहा हूँ आपको, इस व्हाट्सअप नंबर को नोट कर लीजिए। यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, मैं 1 सेकेंड, ठीक है, नोट कीजिए 92 62 30 17 69। यह नंबर डिस्क्रिप्शन में भी दिया जाएगा, व्हाट्सअप नंबर है और इसका व्हाट्सअप ग्रुप भी है और टेलीग्राम लिंक ग्रुप सब है, तो सारे डिस्क्रिप्शन में दे दिए जाएंगे, वहाँ से ऐड हो सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे PDF भी आपको मिल सकते हैं। इसके अलावा आप पैड ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, बिहार दुर्गा पैड ग्रुप में मात्र 69 में बहुत सारे बुकों का PDF वहाँ पड़ा हुआ है, आप वहाँ से ले सकते हैं यदि चाहिए तो। बाकी नहीं भी लेंगे तो ऐसे इतना काफी है आपके लिए, रिविजन करते हैं। तो चलिए यहाँ से देख लेते हैं। अशोक मेहता समिति दिसंबर 1977 में जनता पार्टी की सरकार द्वारा अशोक मेहता की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया था। अशोक मेहता समिति ने रिपोर्ट
अगस्त 1978 में सौंपी। इसने पंचायती व्यवस्था हेतु द्विस्तरीय मॉडल पंचायत एवं जिला परिषद अपनाने की बात कही। एलएम सिंघवी समिति, आइए पढ़ लेते हैं। एलएम सिंघवी समिति था लक्ष्मीमल सिंघवी समिति का गठन राजीव गांधी सरकार द्वारा 1986 में किया गया। इसने पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा देने का सुझाव दिया था। ठीक है, और राज्य वित्त आयोग का गठन तथा पंचायतों को करारोपण का अधिकार देने का सुझाव दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आइए देख लेते हैं। उपभोक्ताओं के जिस अधिकार के तहत वस्तुओं व सेवाओं के विनिर्माता द्वारा पैकिंग का सूचना दर्शाई जाती है वह है सूचना का अधिकार। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। उपभोक्ताओं के जिस अधिकार के तहत वस्तुओं एवं सेवाओं के विनिर्माता द्वारा पैकिंग पर सूचना दर्शाई जाती है यह सूचना का अधिकार है। ठीक है, यहाँ पे और कुछ बातें जान लेते हैं। अगर आप कोई वस्तु खरीदेंगे तो उसके पैकेट पर कुछ खास जानकारियां पाएंगे। ये जानकारियां उस वस्तु के अवयवों, मूल्य, वैध संख्या, निर्माण की तारीख, खराब होने की अंतिम तिथि और वस्तु बनाने वाले के पते के बारे में होती है। यह इसलिए कि उपभोक्ता जिन वस्तुओं और सेवाओं को खरीदता है उसके बारे में उसे सूचना पाने का अधिकार है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, किसी भी उपभोक्ता को जो कि किसी सेवा को प्राप्त करता है, चाहे वह किसी भी आयु या लिंग का हो और किसी भी तरह का सेवा प्राप्त करता हो, उसको सेवा प्राप्त करते हुए हमेशा चुनने का अधिकार होगा। जैसे आप एक दंतमंजन खरीदना चाहते हैं और दुकानदार कहता है कि वह केवल दंतमंजन तभी बेचेगा जब आप दंतमंजन के साथ एक ब्रश भी खरीदेंगे। अगर आप ब्रश खरीदने की इच्छुक नहीं है तब आपके चुनने का अधिकार का उल्लंघन हुआ। ठीक है, तो ऐसे बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, अभिनेत्र लेंस, एक सेकेंड, अभिनेत्र लेंस की वक्रता हस्तांतरित की जा सकती है तो आपका पक्षाभि पेशियों द्वारा। देखिए, अभिनेत्र लेंस की वक्रता पक्षाभि पेशियों द्वारा वक्रता रूपांतरित की जा सकती है। यहाँ पे आई का फिगर बनाया गया है, देख लीजिए। एक कॉर्निया है और इसके अंदर जो एक पुतली होता है, फिर इसके अंदर यहाँ पे लेंस है, फिर यहाँ पे दोस्तों उत्तल प्रकृति का होता है हमारा आई। हमारा आई में कौन सा लेंस होता है तो उत्तल लेंस होता है, याद रखिएगा। ये रेटिना है, यहीं पे जो है इमेज बनता है, मतलब इमेज मतलब क्या होता है, जो फिगर बनता है यहीं पे बनता है। रेटिना पे प्रतिबिंब हमेशा रेटिना पर बनता है, लिखा है, तथा उल्टा एवं वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, आइए इसी के बारे में कुछ पॉइंट्स है। पुतली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, यानी पुतली जो है प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। दृष्टिपटल यानी रेटिना, वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा रेटिना पर बनता है। नेत्र लेंस अपनी फोकस दूरी को कम या ज्यादा कर सकती है। पक्षांभी पेशियों यानी सिलेरी मसल्स, वस्तु दूर होगी तो फोकस दूरी अधिक होगा, वस्तु पास होगी तो लेंस फोकस दूरी को कम कर लेगा, और ये सभी कार्य या सिलेरी मसल्स या पक्षांभी पेशियों द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर नेक्स्ट आइए देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट आपका है, राष्ट्रपति राज्यसभा में डॉट डॉट सदस्य मनोनीत कर सकता है। तो यहाँ पे 12 सदस्य जो है राष्ट्रपति जी मनोनीत कर सकते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए। क्वेश्चन नेक्स्ट नहीं है, इसी का एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत कर सकता है। संविधान का अनुच्छेद 80 राज्यसभा की संरचना का प्रावधान करता है। संविधान के अनुच्छेद 83 के तहत राष्ट्रपति द्वारा साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा के संबंध में विशेष ज्ञान रखने वाले 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे आगे पढ़ लेते हैं। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के विभिन्न क्षेत्रों के ख्याति प्राप्त 12 व्यक्तियों के मनोनायक की अवधारणा आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं, परंतु वर्तमान में इनकी संख्या 245 है। राज्यसभा की जनसंख्या के आधार पर किसी राज्य विशेष की जनसंख्या के आधार पर किसी राज्य से आने वाले सदस्यों की संख्या का निर्धारण होता है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सदस्यों की सीटों की संख्या सर्वाधिक है, 31 है। ठीक है,
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 83 फर्स्ट के अनुसार राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, अर्थात इसका विघटन नहीं होता है। भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। अनुच्छेद 89 में बात कही गई है। वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ है। ठीक है, 14वें हैं, बाकी ये अभी चेंज हो गए हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, भारत का राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश जो जनगणना 2011 में साक्षरता दर में तीसरा सर्वाधिक मान रखता है वह था मिजोरम। यहाँ पे देख लीजिए, भारत का राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश जो जनगणना 2011 में साक्षरता दर में तीसरा सर्वाधिक मान रखता है वह मिजोरम है। सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाले राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश 2011 के जनगणना के अनुसार आइए हम लोग देख लेते हैं। तो सर्वाधिक जो है साक्षरता प्रतिशत वाला केरल है 94%, उसके बाद लक्षद्वीप है 91.8%, मिजोरम 91.3%, गोवा 88.7%, त्रिपुरा 87.2%। न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत वाले राज्य जनगणना 2011 के अनुसार बिहार 61.8%, अरुणाचल प्रदेश 65.4%, राजस्थान 66.1%, झारखंड 66.4%, आंध्र प्रदेश तेलंगाना सहित उस समय एक ही में था 67%। ठीक है, नेक्स्ट आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पे जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप 91.8%, द्वितीय दमन एवं दीव 87.1%। जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश दादर एवं नगर हवेली है 76.2%। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट है 25 नंबर, एक परीक्षा में किसी विद्यार्थी को प्रत्येक सही उत्तर के लिए, यहाँ पे मैथ के क्वेश्चन तो इसे देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, यहाँ पे पीडीएफ आपको मिल जाएगा पैड ग्रुप में, वहां से आप लोग ज्वाइन हो जाइए। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है? कौन जो है महाभियोग की प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है? तो आंसर यहाँ पे देख लीजिए, भाग नहीं लेता है बात हो रहा है तो थर्ड आंसर सी आंसर हो जाएगा, नहीं थर्ड। राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य यानी विधायक भाग नहीं लेते हैं। दिल्ली एवं पुदुचेरी संघ क्षेत्र की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी भाग नहीं लेते हैं। बाकी संसद के किसी भी सदन के मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं, संसद के किसी भी सदन के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन काफी अच्छे से दिया गया है, उसे हम लोग पढ़ लेते हैं। आइए देखिए, राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया में राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य तथा दिल्ली एवं पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग नहीं लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति द्वारा संविधान का अतिक्रमण करने पर संसद को यह शक्ति है कि महाभियोग को प्रक्रिया द्वारा राष्ट्रपति को हटा दें। महाभियोग की प्रक्रिया में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य के अलावा मनोनीत सदस्य दोनों सदनों के भी भाग ले सकते हैं। राज्य विधानसभाओं तथा दिल्ली और पुदुचेरी के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग नहीं ले सकते हैं, भले ही राष्ट्रपति निर्वाचन में से सदस्य भाग लेते हैं। ठीक है, महाभियोग एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन से शुरू की जा सकती है। महाभियोग का आरोप संसद के किसी भी सदन से लगाया जा सकता है, लेकिन ऐसा करने के लिए राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व नोटिस देना होता है और यह नोटिस सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 1/4 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए। संसद के जिस भी सदन में यह आरोप लगाया जाता है उसमें सदन की कुल संख्या के 2/3 बहुमत से संकल्प पारित कर अगले सदन में भेजा दिया जाता है। सदन का दूसरा सदन इन आरोपों की जांच कर सही पाए जाने पर इस प्रस्ताव को भी अगर कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से पारित कर दे तब यह महाभियोग की प्रक्रिया पूर्ण मानी जाती है। इसके पश्चात
राष्ट्रपति के पद से हट जाना पड़ता है। महाभियोग की प्रक्रिया के दौरान राष्ट्रपति को इसमें उपस्थित होने तथा अपना प्रतिनिधि भेजने का अधिकार होता है। अभी तक भारत में किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगाया गया है। एकरा राजधानी है। घाना की राजधानी एकरा है। एकरा घाना की राजधानी है। यहाँ पे कुछ देश और उनके राजधानियों के नाम दिए गए हैं, तो आइए हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सेनेगल की राजधानी डाकारा है। ट्यूनीशिया की राजधानी ट्यूनिस है। युगांडा की कंपाला, अंगोला की लुआंडा, अल्जीरिया के अल्जीरियस, मोजाम्बिक के मपूतो, नामीबिया के विंडहॉक, नाइजर के नियामी और नाइजीरिया के अजुब्बा। सेशेल विक्टोरिया। सेशेल का राजधानी कहाँ पे है? तो विक्टोरिया है। इथोपिया के अदीस अबाबा, बोत्सवाना के गैबोरोन, माली के बमाको, दक्षिण सूडान के जूबा। ये सारी राजधानियों को एक दो बार वीडियो को रिवाइज करके देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से किस संगठन ने हाल ही में ऑपरेशन गरुड़ चलाया है? तो आपका सीबीआई ने ऑपरेशन गरुड़ चलाया था। ठीक है, तो यहाँ पे इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, यदि आप बोलेंगे तो। 29 नंबर देख लेते हैं हम लोग। आइए, एक दूरदर्शी में अभिदृश्य उत्तल लेंस के स्थान पर परवलय दर्पण का उपयोग क्यों लाभकारी है? सबसे अधिक सही उत्तर चुने। परवलय दर्पण में उत्तल लेंस की तुलना में रंग संबंधी असामान्यता एवं गोलाकार विचलन नहीं होता है। यह दर्पण उत्तल लेंस की तुलना में हल्का होता है। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन आइए हम लोग पढ़ लेते हैं, वहां भी आपको कुछ क्लियर हो जाएगा। दूरदर्शी में अभिदृश्यक लेंस के स्थान पर अवतल दर्पण या परवलय दर्पण का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह वस्तु से आने वाली प्रकाश की बड़ी मात्रा को एकत्रित करने में सहायता करता है। परिणामतः दूर स्थित वस्तु की अधिक तीव्र एवं स्पष्ट छवि बनती है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, बलवंत राय मेहता कमेटी। बलवंत राय मेहता कमेटी संबंधित है, यह आपका पंचायती राज से संबंधित है। बलवंत राय मेहता कमेटी पंचायती राज से संबंधित है। बलवंत राय मेहता समिति का गठन 1957 में योजना आयोग, अब नीति आयोग द्वारा सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम के अध्ययन के लिए गठित की गई और नवंबर 1957 में समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंपी। इस समिति ने पंचायती राज व्यवस्था की त्रिस्तरीय ढांचा बनाए जाने की बात कही है। ग्राम स्तर ग्राम पंचायत, खंड या ब्लॉक स्तर पंचायत समिति, जिला स्तर जिला परिषद। 1958 में राष्ट्रीय विकास परिषद ने बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशें स्वीकार की। 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिले में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा देश की पहली त्रिस्तरीय पंचायत का उद्घाटन किया गया। तदुपरांत 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश के महबूबनगर जिले के शादनगर विकास खंड में इसे शुरू किया गया। मौलिक अधिकार का संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक में उल्लेख है। इसे संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी जाती है। मूल कर्तव्य को सरदार सरोवर सिंह समिति के नेतृत्व में गठित समिति के सुझाव पर 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा भारतीय संविधान के भाग 4 क और 51 क के अंतर्गत शामिल किया गया। प्रारंभ में 10 मूल कर्तव्य थे, बाद में 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 11वें मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। भारत में मूल कर्तव्यों को भूतपूर्व सोवियत संघ के संविधान से अपनाया गया है। नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, कोसी नदी बिहार के किस शहर में गंगा नदी से मिलती है? तो आपका कुर्सेला, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्वेश्चन है आपके, कोसी नदी बिहार के कुर्सेला शहर के पास गंगा नदी में मिलती है।
कोसी नदी का उद्गम नेपाल स्थित गोसाई थान चोटी के पास से हुई है। प्रमुख सहायक नदियां हैं इसकी अरुणा, अरुण कोशी, शून कोशी, तामूर कोशी, इंद्रावती, लिखू, दूध कोशी, भीट कोशी, तंबाक कोशी आदि जो है नदियां इससे सहायक हैं। और पढ़ लेते हैं इसके बारे में। कोसी नदी को नेपाल में सप्तकोशी के नाम से जाना जाता है। कोसी नदी की लंबाई लगभग 720 किलोमीटर है और तिब्बत, नेपाल और बिहार के लुप्त क्षेत्र लगभग 74,500 वर्ग किलोमीटर है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी नदी के प्रवाह तंत्र के अंतर्गत सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया, किशनगंज जिलों का अधिकांश क्षेत्र आते हैं। कोसी परियोजना की स्थापना 1953 में की गई थी, जो 1965 में बनकर तैयार हुई। यह भारत नेपाल की संयुक्त परियोजना है। रेशम के लिए बिहार का भागलपुर जिला प्रसिद्ध है, जिस कारण भागलपुर को बिहार का सिल्क सिटी का उपनाम दिया गया है। पूर्णिया, कटिहार, सहरसा जिला जूट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। बिहार का सुपौल जिला पहला कचरा मुक्त शहर घोषित किया गया है। नेक्स्ट यहाँ देखिए, निम्न संतों का कालक्रम सजाइए। तो यहाँ पे थर्ड हो जाएगा आपका, सॉरी ए आंसर हो जाएगा। पहले आपका रामानुजाचार्य, राम नामदेव, चैतन्य, फिर आपका तुलसीदास। आइए यहाँ पे डेट लिखा गया होगा, पढ़ लेते हैं। रामानुजाचार्य का डेट है 210-17 से 1137 ईस्वी के बीच। नामदेव 1270 से 1350 ईस्वी। चैतन्य 1486 ईस्वी से 1533 ईस्वी। तुलसीदास 1532 ईस्वी से 1623 ईस्वी। रामानुजाचार्य 1017 से 1137 ईस्वी। रामानुजाचार्य का जन्म 1017 ईस्वी श्री पेरुम्बुदूर यानी तमिलनाडु में हुआ था। कब? 1017 ईस्वी में। इन्होंने आपका विशिष्ट द्वैतवाद का मत दिया तथा ज्ञान के स्थान पर भक्ति को महत्व दिया। तो रामानुजाचार्य से कौन सा जुड़ता है, याद रखिएगा, पूछता है विशिष्ट द्वैतवाद जो है। इन्होंने ब्रह्मसूत्र पर श्री भाष्य नाम से टीका लिखी है। इन्हें दक्षिण में विष्णु का अवतार माना जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। नामदेव को देख लेते हैं। देखिए, नामदेव 1270 ईस्वी से लेकर 1350 ईस्वी तक। महाराष्ट्रियन संत नामदेव का जीवन काल 1270 ईस्वी से 1350 ईस्वी है। नामदेव दर्जी थे जो संत बनने से पहले लुटेरे का जीवन बिताते थे। नामदेव ने वारकारी संप्रदाय की स्थापना में प्रमुख भूमिका निभाई। इनके कुछ गीत गुरु ग्रंथ साहिब में संग्रहित हैं। ठीक है, चैतन्य प्रभु के बारे में पढ़ लेते हैं। चैतन्य का डेट है 1486 से 1533 ईस्वी। नवदीप नदिया जिला पश्चिम बंगाल में जन्मे चैतन्य महाप्रभु का वास्तविक नाम विश्वम्भर है, विश्वम्भर था। चैतन्य ने संगीत गोष्ठी या ईश्वर नाम के कीर्तन को लोकप्रिय बनाया। इन्होंने बंगाल में गौड़ीय वैष्णव धर्म की स्थापना की। ये सगुण उपासक तथा कृष्ण भक्ति शाखा से संबंधित थे। इनके अनुयायी इन्हें कृष्ण का अवतार और गौरांग महाप्रभु कहते हैं। इनके दर्शन अचित्य भेदो भयोभाद कहलाता है। कृष्णदास कविराज ने बंगला में चैतन्य चरितामृत की रचना की है। तुलसीदास 1532 ईस्वी से 1632 ईस्वी। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में राजापुर गांव में 1532 ईस्वी में हुआ था। तुलसीदास मुगल शासक अकबर एवं मेवाड़ के शासक राणा प्रताप के समकालीन थे। अकबर और राणा प्रताप के समकालीन थे। इन्होंने राम भक्ति पर जोर दिया। तुलसीदास द्वारा रचित प्रमुख कृतियां हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, गीतावली, रामलूला, नहछु, भैरवे रामायण आदि ये इनकी कृतियां हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं हम लोग 33। स्वावलंबन 2.0 किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यह आपका नौसेना के द्वारा लॉन्च किया गया है। नौसेना द्वारा स्वावलंबन 2.0 लॉन्च किया गया है। इस रोड मैप का उद्देश्य सहयोग, समन्वय और साझेदारी में नई प्रौद्योगिकियों का विकास करना है। यहाँ देखिए आपका यह भारतीय नौसेना का अपडेट स्वदेशीकरण रोड मैप है। प्रमुख समसामयिक अभियान और योजनाएं, तो यहाँ पे देख लीजिए।
योजना और एक तरफ जारीकर्ता। डिजिटल शक्ति 4.0 राष्ट्रीय महिला आयोग, एंटी दस्त अभियान दिल्ली सरकार, ओपीएस कलीन अभियान पंजाब पुलिस, अरुणोदय 2.0 असम सरकार, माहिर मिशन नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, युवा 2.0 शिक्षा मंत्रालय। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 34 है। इलेक्ट्रिक स्कूटर वीडा किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो आपका हीरो मोटरकॉर्प के द्वारा लॉन्च किया गया है। ये आपका समसामयिक है यानी करंट अफेयर है, तो इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग 35 नंबर। अलीनगर की संधि किसके बीच हुआ था? अलीनगर की संधि ब्रिटिश और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अलीनगर की संधि ब्रिटिश और सिराजुद्दौला के बीच हुई थी। अलीनगर की संधि फरवरी 1757 के फलस्वरूप अंग्रेजों को कलकत्ता की किलेबंदी करने, सिक्के ढालने का अधिकार तथा नवाब सिराजुद्दौला द्वारा युद्ध में हुई क्षतिपूर्ति का वचन दिया गया तथा दोनों पक्षों ने भविष्य में शांति बनाए रखने का वादा किया। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं परीक्षा उपयोगी एवं अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। 20 जून 1756 ईस्वी को कालकोठरी की त्रासदी नामक घटना यानी ब्लैक होल ट्रेजेडी की घटना घटी। इस घटना के संबंध में जेडे हॉलवेल ने जानकारी दी थी। हॉलवेल के अनुसार सिराजुद्दौला ने 20 जून की रात को 146 अंग्रेज व्यक्तियों को एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया था। अगले दिन सुबह उसमें केवल 23 व्यक्ति जिंदा बचे थे। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला की सेना के बीच हुआ। इसमें सिराजुद्दौला की हार हुई। प्लासी का युद्ध बंगाल के नदिया जिले में भागीरथी नदी के किनारे हुआ था। प्लेइंग इट माई वे किसकी रचना है? सचिन तेंदुलकर की रचना है प्लेइंग इट माई वे। देखिए यहाँ पे प्लेइंग इट माई वे इस पुस्तक के लेखक सचिन तेंदुलकर हैं। ए सेंचुरी इज नाइट इनफ सौरव गांगुली, क्रिकेट माई स्टाइल कपिल देव, गोल्डन गर्ल पीटी उषा, सनी डेज सुनील गावस्कर, वन डे वंडर्स सुनील गावस्कर, 281 एंड बियॉन्ड बी एस लक्ष्मण, पावर शिफ्ट आपका एल्विन टोफलर, हेलेन क्लेयर स्टोरी ऑफ माई लाइफ। यहाँ पे और देखिए कुछ पुस्तक हैं। एबोट ऑफ लव नरेंद्र मोदी और एमनेस्टी अरविंद अडिग और मैथोलॉजी रोनाल्ड बर्थ। मुगल मेवाड़ संधि कब हुआ था? मुगल का मेवाड़ संधि कब हुआ था? तो आपका यहाँ पे 1615 ईस्वी में हुआ था। आइए इसके बारे में पढ़ लेते हैं कुछ बातें। मुगल मेवाड़ संधि 1615 ईस्वी में जहांगीर और राणा अमर सिंह के बीच हुआ था। 1605 से 1615 ईस्वी के मध्य मुगलों द्वारा मेवाड़ पर निरंतर सैनिक अभियान कराए गए। अंततः 1615 ईस्वी में मेवाड़ के शासक राणा अमर सिंह ने आत्मसमर्पण कर दिया और मेवाड़ अभियान की सफलता के बाद खुर्रम को शाह खुर्रम की उपाधि दी गई। मंगल पांडे किस नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित थे? 34 NI। ठीक है, बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, मंगल पांडे 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित थे। 29 मार्च 1857 ईस्वी को मंगल पांडे ने बैरकपुर में गाय की चर्बी मिले कारतूसों को मुंह से काटने से स्पष्ट मना कर दिया और उसने लेफ्टिनेंट बाग एवं मेजर हुसैन को गोली मारकर हत्या कर दी। फलस्वरूप मंगल पांडे को गिरफ्तार कर 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। फांसी पर चढ़ने से पहले मंगल पांडे ने हल्ला बोल का नारा दिया था। 10 मई 1857 के दिन मेरठ की पैदल टुकड़ी 20 नेटिव इन्फेंट्री से 1857 ईस्वी क्रांति की शुरुआत हुई। 1857 ईस्वी में क्रांति का समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग एवं इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पॉम्पस्टेन थे। 1857 के विद्रोह के बाद पील कमीशन की रिपोर्ट पर सेना को पूर्ण रूप से पुनर्गठन किया गया एवं सेना में भारतीय सैनिक की तुलना में यूरोपीय सैनिक का अनुपात बढ़ाया गया तथा
उच्च सैनिक पदों पर भारतीयों की नियुक्ति पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया। बंगाल की सेना में यूरोपीय एवं भारतीय सैनिकों का अनुपात 1:2 यानी 1:2 रखा गया, जबकि मुंबई मद्रास में 2:5 यानी 2:5 रखा गया। भारतीय सेना के में उच्च से उच्च प्राप्त होने वाला पद सूबेदार का था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं हम लोग, आइए क्वेश्चन नंबर 39 देख लेते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 किस अनुच्छेद के तहत निलंबित किया जाता है? तो अनुच्छेद 358 यहाँ पे भी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। इसके बारे में थोड़ा सा ये हम लोग पढ़ लेते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 को निलंबित अनुच्छेद 358 के तहत किया जाता है। अनुच्छेद 358 के अनुसार यदि युद्ध का या बाह्य आक्रमण के कारण अनुच्छेद 352 के तहत संपूर्ण भारत में या भारत के किसी भाग में आपातकाल की घोषणा की गई है, तो संविधान के अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकार का स्वतः निलंबन हो जाता है। इसके लिए कोई आदेश निकालने या विधेयक पारित करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइए हम लोग। और देखिए इसी में एक्सप्लेनेशन कुछ बचा है, उससे पढ़ लेते हैं पहले। आपातकाल के समाप्त हो जाने के उपरांत अनुच्छेद 19 स्वतः पुनर्जीवित हो जाता है। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा अनुच्छेद 358 में संशोधन कर यह जोड़ा गया कि यदि आपात की घोषणा देश के किसी भाग में की गई है, तो देश के अन्य भागों के लिए बनाए गए कानूनों को अनुच्छेद 19 के संरक्षण से मुक्त रखा जाएगा। 1975 में घोषित आपातकाल के दुरुपयोग के कारण 44वें संविधान संशोधन 1976 में जनता पार्टी सरकार द्वारा अनुच्छेद 1958 में संशोधन कर 2 शर्तें दी गई, निम्नलिखित हैं। अनुच्छेद 19 का निलंबन युद्ध या बाहरी आक्रमण के आधार पर घोषित आपात में ही होगा, सशस्त्र विद्रोह के कारण घोषित आपात में नहीं। अनुच्छेद 358 केवल उन्हीं कानूनों को सुरक्षा प्रदान करेगा जिनका सीधा संबंध आपातकाल से है और उनमें इस आशय की स्पष्ट घोषणा की गई है, ऐसे कानूनों के तहत दिए गए आदेशों को भी यह सुरक्षा प्राप्त होगी। भारत में वित्तीय आपात अभी तक एक बार भी नहीं लगा है। अनुच्छेद 359 के तहत बाह्य तथा आंतरिक दोनों आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर सभी मूलाधिकार निलंबित हो जाते हैं। भारतीय संविधान में आपात उपबंधों को 3 भागों में बांटा गया है। राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352, आपका राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356, राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर, और वित्तीय आपात अनुच्छेद 360 के तहत लगता है। अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जा चुकी। क्वेश्चन नंबर 40 है, देखिए। बैलाडीला खान किस लिए प्रसिद्ध है? लौह अयस्क के लिए जो है बैलाडीला खान प्रसिद्ध है। बैलाडीला खान लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है और बैलाडीला खान छत्तीसगढ़ में स्थित है। भारत में लौह अयस्क के प्रमुख जो है क्षेत्र हैं, आइए इसे हम लोग देख लेते हैं। बैलाडीला खान छत्तीसगढ़ में स्थित है और भारत में लौह अयस्क के प्रमुख क्षेत्र हैं। राज्य और प्रमुख क्षेत्र दिए गए इधर, तो ईसाई एक एक करके सबको हम लोग देख लेते हैं। उड़ीसा में आपका गुरु महिसानी, सुलेपत, बादाम पहाड़, किरीबुरु और बांसपानी सुकिंदा। छत्तीसगढ़ में दल्ली, राजहरा, बैलाडीला, दंतेवाड़ा, बस्तर और अरीडोंगरी। झारखंड में है नोआमुंडी, गुआ, पलामू, सिंदरपुर। कर्नाटक में बेलरी, सिमोगा, चित्रदुर्ग, कुद्रेमुख, बाबा बुदन, तुकमुर, सुंदर। महाराष्ट्र में रत्नगिरी, चंद्रपुर। तमिलनाडु में नीलगिरी, सेलम। आंध्र प्रदेश में वारंगल, कुर्नूल, जागपेटा, रमला कोटा, बेलुदुर्थी, अनंतपुर, नेलोर। गुजरात में भगवान नगर, जूनागढ़, खंडेश्वर और बड़ौदा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं 41 नंबर क्वेश्चन। 41 नंबर है आपका प्रोजेक्ट 75 फर्स्ट किससे संबंधित है? पनडुब्बी से यह
संबंधित हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, आइए इसी का एक्सप्लेनेशन छोड़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है यहाँ पे 42, ब्रॉन्ज मेटल मिश्रण होता है कॉपर और टीन का, जो है मिश्रण होता है ब्रॉन्ज मेटल कॉपर और टीन का। ब्रॉन्ज मेटल कॉपर और टीन का मिश्रण होता है। कॉपर यानी तांबा, एसआई यानी सिलिकॉन, इनका उपयोग कर मास्टर मिश्र धातुओं को तैयार किया जाता है, जिससे अनाज भंडारण, रिफाइनरी संशोधन से संबंधित सामग्रियां सुरक्षित रखा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर देख लीजिए, इसी से इंपॉर्टेंट चीजें बहुत सारी हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज इसमें ऐड किया गया है। ब्रॉन्ज जो है ब्रास कैसे बनता है, कॉपर 60% और यहाँ पे 60 से 80%, और फिर से या 40 से 20%, और कंडेंसर बर्तन इत्यादि से बनते हैं। ब्रॉन्ज जो है कॉपर, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गया है, समझे कि नहीं, कॉपर 75 से 90%, और टीन, ऐसे इनको टीन बोलते हैं, 25 से 10%, सिक्का, घंटी तथा बर्तन बनते हैं इसे। डेल्टा मेटल यानी कॉपर 60%, जिंक 38% के लगभग, और बियरिंग, बाल्व तथा जहाज के पार्ट पुर्जे बनते हैं। यहाँ पे जर्मन सिल्वर एग्जामों में काफी आता है, देखिए इसमें सिल्वर कुछ नहीं होता, केवल नाम ही है जर्मन सिल्वर। कॉपर 30 से 50%, जिंक 35%, निकिल 35 से 25%, गहना बर्तन इत्यादि बनता है इससे। मोनेल मेटल कॉपर 30, निकिल आपका 67, एसिड कंटेनर तथा एसिड पंप इत्यादि के निर्माण इससे होते हैं। एल्युमिनियम ब्रॉन्ज, कॉपर इसमें 90% और एल्युमिनियम 10% डाल करके सिक्का, मूर्ति इत्यादि बनाए जाते हैं। फॉस्फर ब्रॉन्ज, कॉपर 94% होता है, टीन 5% होता है, भाल्व, कैगमिल इत्यादि बनाने में मदद होता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं 43 नंबर, पश्चिमी घाट में प्रचलित कुद्रेमुख क्या है, आपका पर्वत चोटी है। कुद्रेमुख क्या है, पर्वत चोटी है। यहाँ पे देखिए पश्चिम घाट में प्रचलित कुद्रेमुख पर्वत चोटी है। कुद्रेमुख कर्नाटक के पठार का दूसरा सबसे ऊंचा शिखर है, जिसकी ऊंचाई 1852 मीटर है। यहाँ पर देखते हैं पश्चिमी घाट देखिए, यह उत्तर में तापी नदी के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी अंतरीप तक 1600 किलोमीटर की लंबे क्षेत्र में फैला हुआ है। पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र में सह्याद्री भी कहा जाता है। पश्चिमी घाट की प्रमुख चोटी, कलसुई बाग 1646 मीटर, महाबलेश्वर 1438 मीटर। मूल यहाँ पे याद कर लीजिए, पश्चिमी घाट की चोटियां हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। कलसुई बाग 1646 मीटर, महाबलेश्वर 1438 मीटर, मुलनगिरी 1925 मीटर, कुद्रेमुख 1892 मीटर आदि। पूर्व घाटी या पश्चिमी घाट के पर्वत नीलगिरी पर्वत ग्रंथि में मिलते हैं, जिसका सर्वोच्च शिखर डोडाबेटा 2637 मीटर दक्षिण भारत का दूसरा सर्वोच्च शिखर है। नेक्स्ट यहाँ नीलगिरी के दक्षिण से में अनामलाई की पहाड़ियां हैं। इसकी अनाईमुड़ी चोटी 26 से 95 मीटर दक्षिण भारत की सबसे ऊंची है। अनामलाई की एक शाखा उत्तर पूर्व में पलानी की पहाड़ियां तथा दक्षिण में काडमम की पहाड़ियों के रूप में फैली हुई है। पूर्वी घाट के बारे में आइए पढ़ लेते हैं। देखिए यह महानदी की घाटी से नीलगिरी तक 1300 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है पूर्वी घाट। उत्तर से दक्षिण की ओर पाई जाने वाली पहाड़ियों का क्रम है नल्लामलाई, वेलिकोंडा, पालकोंडा, नागरी, जवादी, सेवराय, पंचमलाई, सिरुमलाई। पूर्वी घाट की प्रमुख चोटी हैं जिंदागढ़ 1690 मीटर, महेंद्रगिरी 1501 मीटर। नेक्स्ट यहाँ पे 44 नंबर क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? केबुल लमजाओ। एक्सप्लेनेशन आइए हम लोग इसका पढ़ लेते हैं। भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लमजाओ है। यह राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर के कर्नाटक लोकटक झील में स्थित है। राष्ट्रीय उद्यान को 2/3 भाग फुमड़ी मिट्टी तथा बायोमास से निर्मित तैरता हुआ दलदल द्वारा निर्मित है। यह उद्यान संगाई हिरण के लिए जो है प्रसिद्ध है। यहाँ पे देखिए भारत के कुछ प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान, जम्मू कश्मीर में दाचीगाम है एकमात्र क्षेत्र जहाँ कश्मीर स्टैग हंगुल पाए जाते हैं। लद्दाख में हेमिस हाई है भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान। उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट है 1936 में बना भारत का पहला रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान। राजस्थान दोस्तों
केवलादेव। याद रख लीजिएगा, उत्तराखंड जिम कॉर्बेट भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। राजस्थान केवलादेव साइबेरियन क्रेन नाम प्रवासी पक्षी का आश्रय स्थल, मरु ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का प्राकृतिक आवास है आपका केवलादेव राजस्थान में है। छत्तीसगढ़ के बारे में आइए हम लोग पढ़ लेते हैं। छत्तीसगढ़ में कांगेरी घाटी है। राणा चार्ल्स डार्विन नामक नई मेढक प्रजाति पाई जाती है यहाँ पे। मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है, सफेद शेर पाया जाता है। मेघालय में बलपक्रम है, रेड पांडा पाया जाता है। गुजरात में गिर जो है नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान है, एशियाई सिंह पाए जाते हैं। और यहाँ पे देखिए असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सिंह वाला गेंडा के लिए फेमस है। ठीक है, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं, निम्न में से किस संस्था को आरबीआई विनियमन नहीं करता है? तो आवास यहाँ पे हो जाएगा गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी को। ठीक है, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, उपकरण एवं निवेश संबंधित अस्थायी संस्था को आरबीआई विनियमन नहीं करता है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक के अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। शुरुआत में रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय कोलकाता में स्थापित किया गया था, जिसे वर्ष 1937 में अस्थायी रूप से मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया। प्रारंभ में यह निजी स्वामित्व वाला था। वर्ष 1949 में आरबीआई के राष्ट्रीयकरण के बाद से इसे भारत सरकार का पूर्ण स्वामित्व है। आरबीआई बैंकिंग परिचालन के लिए विस्तृत मानदंड निर्धारित करता है, जिसके अंदर देश की बैंकिंग और वित्तीय प्रणाली काम करती है। उद्देश्य प्रणाली में लोगों को विश्वास बनाए रखना, जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा करना और आम जनताओं को किफायती बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराना। चलिए आज के लिए यहीं पे रखते हैं, फिर हम लोग दरोगा बनो रिवीजन करो दरोगा बनो सीरीज 7 में मिलते हैं।